नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपीपीसीएस प्री 2020 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट को, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में होगा। इस टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी आपको इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी और आप चाहें तो यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी और अन्य एग्जाम्स के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ और कंप्लीट स्टडी मटेरियल दोनों के ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके साथ ही टेलीग्राम के माध्यम से भी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना होगा और सर्च करना होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और इसको ज्वाइन कर लीजिए। बिना देर किए ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जितने भी अपडेट्स हैं हमारे चैनल से रिलेटेड वो मिल सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। जो हमारा पहला प्रश्न है वो तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में है। कहा गया है इसको देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था और इसमें बुद्धिजीवियों के बीच तर्कसंगत सोच और दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला था इसके माध्यम से, और इसने जो भारत का अतीत है उसके अध्ययन को एक व्यवस्थित रूप को बढ़ावा दिया था। उसके जो व्यवस्थित रूप है उसको बढ़ावा मिला था इसके माध्यम से। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो तीनों ही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला कथन इसमें कह रहा है कि सुधारक जो समाचार पत्र है इसकी शुरुआत गोपाल गणेश आगरकर के द्वारा की गई थी और धर्म सभा की जो स्थापना है वो मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। और फिर आता है बाल श्री जंभेकर मराठी पत्रिका के जनक कहे जाते हैं। तो ये बाल श्री जंभेकर को बिल्कुल कहा जाता है मराठी पत्रिका के जनक, लेकिन धर्म सभा की स्थापना जो है वो मदन मोहन मालवीय ने नहीं की थी, ये की थी राधाकांत देव ने। तो यहाँ पर मदन मोहन मालवीय गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा? धर्म सभा के स्थापक किसके द्वारा स्थापना की गई थी? राधाकांत देव के द्वारा। और सुधारक जो समाचार पत्र है इसकी शुरुआत गोपाल गणेश आगरकर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस प्रश्न में आते हैं, इसमें कहा गया है लॉर्ड मैकाले ने भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने वाले ये प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता की थी, लॉर्ड मैकाले ने। और उसके बाद कहा गया है कि चार्ल्स वुड ने भारतीयों की शिक्षा के लिए अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत प्रस्तावित किया था। तो ऐसा नहीं था, चार्ल्स वुड ने नहीं किया था, ये लॉर्ड मैकाले ने ही किया था अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत को प्रस्तावित। और तीसरा स्टेटमेंट है कि लॉर्ड लिटन ने कानून बनाकर सती प्रथा को समाप्त किया। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि लॉर्ड लिटन ने नहीं, ये विलियम बेंटिक ने किया था। तो जो कथन सही है वो केवल ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल पहला कथन। आगे देखते हैं। अब हमको इन घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आत्मीय सभा का गठन, ब्रह्म सभा का गठन यानी ब्रह्म समाज का गठन और तत्वबोधिनी सभा का गठन, ये तीनों ही हमारी बिल्कुल सीक्वेंस में लगी हुई हैं। पहला है 1814 में हुई थी गठन, दूसरा है 1828 में और ये तीसरा हो जाएगा 1839 में यानी 1839 में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। सालबाई की संधि कहा गया है किनके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये संधि हुई थी ब्रिटिश और मराठाओं के बीच में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तिलक स्वराज कोष, इसकी शुरुआत किस आंदोलन के दौरान की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। इसी आंदोलन से पूर्व इनकी मृत्यु हो गई थी बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान हमें इन घटनाओं पर विचार करना है। संथाल विद्रोह ये कब हुआ था? 1854 में। और नीली क्रांति हुई थी 1859 से 60 के बीच में। कोल विद्रोह हुआ था 1831 में। तो जो हमारा सही सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 1 और 2। सबसे पहले ये कोल विद्रोह 1831, फिर संथाल विद्रोह 1854, 1855 भी इसको लिखा रहता है कई बार, और फिर नीली क्रांति 1859 और 60 के बीच में। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर बात की गई है निष्क्रियता की अद्वितीय नीति, ये जुड़ी हुई है लॉर्ड जॉन लॉरेंस से। निष्क्रियता की अद्वितीय नीति जॉन लॉरेंस से जुड़ी हुई है। भारतीय संघर्ष किस नेता की आत्मकथा है? तो भारतीय संघर्ष सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। ठीक है, स्ट्रगल ऑफ इंडिया। फिर अगला प्रश्न आता है हमारा कि इसमें से किसने विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति दी थी? वो कौन सा अधिनियम था? तो वो था भारत परिषद अधिनियम 1892। इसने बजट पर चर्चा करने की शक्ति दी थी विधान परिषद को। अगला प्रश्न है कि कौन सा 1857 के विद्रोह के कारणों में गलत है?
तो कौन सा कारण गलत है, एक बार कथन पढ़ लेते हैं कौन से कारण दिए हुए हैं। कहा गया है प्रशासन में निचले स्तरों पर भ्रष्टाचार के कारण लोगों में आक्रोश था, ये बिल्कुल सही बात है। फिर कहा गया है भारतीय परिषद के अधिनियम के साथ भारतीयों का असंतोष था, तो यहाँ पर ये कारण नहीं था 1857 के विद्रोह का, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोनों अन्य भी ऑप्शंस देख लेते हैं। कहा गया है भारतीय राज्यों और कुलीन वर्गों को धीरे धीरे गायब होना और कारीगरों के लिए आर्थिक रूप से हानिकारक साबित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कथन हमारा बिल्कुल सही है। और चौथा जो है वो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अधिग्रहण, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो हमारा गलत पूछा गया है, इसलिए गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है। अगला देख लेते हैं। इसमें कहा गया है सिविल सेवाओं की भर्ती में यूरोपियों और भारतीयों के बीच समानता की सिफारिश की गई थी, इनमें से किनके द्वारा? तो वो कौन सा वो था कमीशन जिसने की थी? ये की थी 1924 में ली कमीशन ने, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राइट, फिर देखते हैं हम अगला प्रश्न। ये है प्रतिज्ञा आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? प्रतिज्ञा आंदोलन का आयोजन किया गया था भारतीय सामाजिक सम्मेलन के द्वारा। प्रतिज्ञा आंदोलन का किसके द्वारा किया गया था? भारतीय सामाजिक सम्मेलन के द्वारा। ये 1887 में किया गया था। एमजी रानाडे और रघुनाथ राव इसमें मुख्य थे। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर है भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता क्या है? तो पहले में कहा गया है कि प्रांतीय स्वायत्तता ने द्वैध शासन पद्धति की जगह ले ली थी, सही है ये कथन। फिर कहा गया है द्वैध शासन पद्धति को केंद्र में पेश किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और राज्य सचिव के भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। तो इस अधिनियम के माध्यम से ये तीनों ही कार्य किए गए थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इस प्रश्न में तेभागा आंदोलन के संदर्भ में कहा गया है कि आंदोलन ने जमींदारी व्यवस्था को उखाड़ने की मांग की थी। और फिर कहा गया है फ्लॉयड कमीशन बटाईदारों की मांग के खिलाफ रिपोर्ट पर विचार करने के लिए नियुक्त किया गया था। यहाँ पर हमसे गलत पूछा गया है, ये दोनों ही कथन हमारे गलत होंगे, क्योंकि आंदोलन ने जमींदारी व्यवस्था को उखाड़ने की मांग नहीं की थी। ठीक है, और जो फ्लॉयड कमीशन था इसने बटाईदारों की मांग के पक्ष में रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इसको नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर दोनों ही कथन हमारे गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत में दलित आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे, उनके विषय में कहा गया है कि उन्होंने कौन सी पार्टियों की स्थापना की थी? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की थी, बिल्कुल सही है। और स्वतंत्र लेबर पार्टी की थी, ये भी सही है। और तीसरा दिया हुआ है भारत की किसान और कामगार पार्टी, इसकी नहीं की थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसको आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसको मैं बता देती हूँ। इसको 1947 में स्थापित किया गया था महाराष्ट्र में तुलसीदास यादव और केशव राव यादव के द्वारा। ठीक है, और कुछ अन्य लोगों के द्वारा। और ये दोनों कब हुई थी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में स्थापित हुई थी, और स्वतंत्र लेबर पार्टी जो है ये 1936 में स्थापित हुई थी। जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर अगला देख लेते हैं। इसमें कहा गया है मैडम भीकाजी कामत, इन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए इनकलाब पत्रिका शुरू की थी। और उसके बाद कहा गया है कि अरुणा आसफ अली जो थी, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में बंबई में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। और दुर्गाबाई देशमुख ने महिलाओं के कल्याण के लिए आंध्र महिला सभा की स्थापना की थी। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही है वो दूसरा और तीसरा सही है। जो पहला कथन है वो गलत होगा। जो ये इनकलाब है ये एक मासिक पत्रिका थी, किसकी? कांग्रेस की। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हमने देख लिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर हमें जो घटनाएं हुई थी इस समय पर उन पर विचार करना है। इनको हमें बेसिकली सीक्वेंस में लगाना है, यही पूछा गया है। देखिए कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है। तो देख लेते हैं कब कौन सी घटना हुई थी। सबसे पहले देख लेते हैं नेहरू रिपोर्ट। ये आई थी अगस्त 1928 में, 1928 की है। उसके बाद जिन्ना का जो 14 पॉइंट फॉर्मूला था, सूत्र था, ये आया था मार्च 1929 में। फिर आता है हमारा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये कब हुआ था? ये हुआ था नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक। ठीक है, और फिर गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में, इसके बाद ही हुआ था। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सीक्वेंस में ही मैंने आपको बताया है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 3124।
फिर आता है रैले कमीशन की सिफारिश पर कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। तो ये पता होगा आपको कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हमें देखना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक थे, बिल्कुल सही है। वेलेस्ली जो थे वो सहायक संधि की नीति को इन्होंने अपनाया था, ये भी सही है। चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये कथन जो है ये गलत है। लॉर्ड डलहौजी को नहीं जाना जाता है सिविल सेवा के जनक के रूप में। किसको जाना जाता है, ये जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, बी। यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है लेकिन हमारा इसी में आंसर मिल गया है, ठीक है। फिर आता है ब्रह्म समाज की शिक्षाएं इनमें से कौन सी नहीं थी। तो बहुदेववाद और मूर्ति पूजा जो थी उसकी निंदा की थी इसने, ये बात सही है। और उसके बाद इसने दिव्य अवतारों में विश्वास का परित्याग किया था। और उसके बाद कहा गया है कि इसने स्वीकार किया कि शस्त्र परम सत्य हैं, और शास्त्र। और उसके बाद कहा है कि इसने कर्म के सिद्धांत और आत्मा के संचरण पर निश्चित और दृढ़ रुख अपनाया था। और अंतिम दिया हुआ है कि इसने जाति व्यवस्था की आलोचना की। तो हमें देखना है कौन सा यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 और 4। तो इनको फिर से हम देख लेते हैं कि कौन सी फिर होंगी हमारी शिक्षाएं। यानी ये बिल्कुल सही है, ये शिक्षा है। और उसके बाद जाति व्यवस्था की आलोचना की थी, दिव्य अवतारों में विश्वास का परित्याग किया था, और बहुदेववाद और मूर्ति पूजा की निंदा की थी। यहाँ पर नहीं पूछा गया है इसलिए ऑप्शन डी है, ठीक है, डी हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कौन कौन 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के दिल्ली कार्यक्रम में बम फेंकने के मामले में शामिल थे। तो कौन कौन थे वो, अमीरचंद, अवध बिहारी और रास बिहारी बोस। तो ये तीनों लोग ही शामिल थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे हंटर कमीशन जो 1882 और 83 के बीच में था, इसके संबंध में हमको गलत कथन बताना है। तो ये मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है, बिल्कुल सही है। इसने माध्यमिक स्तर पर साहित्यिक शिक्षा की जगह व्यावसायिक शिक्षा देने की सिफारिश की थी, तो ये गलत है क्योंकि माध्यमिक स्तर पर नहीं की थी। और इसने प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन करने के लिए गांवों और कस्बों में स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित किया था, ये भी सही है। फिर अंतिम है कि महिला शिक्षा के लिए अपर्याप्त सुविधाओं की ओर भी इन्होंने ध्यान आकृष्ट किया था, ये भी सही है। गलत पूछा है, ऑप्शन बी हो जाएगा गलत। फिर देख लेते हैं, इनमें हमको समाज सुधार आंदोलनों और उनके संस्थापकों के देखना है कौन सा सही सुमेलित है। तो जो देव समाज है ये शिव नारायण अग्निहोत्री से बिल्कुल सही सुमेलित है। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी श्रीमती एनी बेसेंट, राधा स्वामी आंदोलन शिव दयाल सिंह, ठीक है। और उसके बाद आता है आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार ईवी रामास्वामी। देखिए यहाँ पर संस्थापक दिए हैं तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि श्रीमती एनी बेसेंट इसकी संस्थापक नहीं थी। संस्थापक इसके कौन थे, इसके संस्थापक थे मैडम ब्लावात्स्की, और दूसरे जो थे उनका नाम था कर्नल अल्कॉट, ठीक है। तो ये संस्थापक थे, संस्थापक पूछा है इसलिए ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन इसलिए हमारा जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें कहा गया है 1939 में कांग्रेस के जो मंत्री थे इन्होंने 7 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया था। उसका रीज़न पूछा गया है, क्या कारण था ऐसा करने का। तो इसका कारण जो था वो देख लेते हैं डायरेक्टली। आप ऑप्शंस देख लीजिएगा, हम इसका कारण देख लेते हैं डायरेक्टली। ऑप्शन सी था, यानी भारतीय लोगों से परामर्श किए बिना ही दूसरे विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी के बारे में सरकार ने घोषणा कर दी थी, ठीक है। तो इसके विरोध में इन्होंने 7 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया था, ये कारण था इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कौन गर्मपंथियों द्वारा अपनाई गई विधि नहीं थी। तो देख लेते हैं पहले विधियां। अदालतों, स्कूलों और सरकारी सेवा का बहिष्कार, और फिर पश्चिमी शिक्षा के विकल्प के रूप में इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा योजनाओं को शुरू किया और राष्ट्रीय भावना का निर्माण हुआ है जिससे, और विदेशी कपड़ों का भंडारण करने वाली जो भी दुकानें और गोदाम थी उनको जलाना, और स्वदेशी के उपयोग को बढ़ावा देना। तो नहीं पूछा गया है तो वो ऑप्शन सी होगा क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं किया था। फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी की प्रसिद्ध मांगें कौन सी थी। शराब पर पूर्ण प्रतिबंध, और भू राजस्व को समाप्त करना, नमक कर को खत्म करना, और उसके बाद भारत को उपनिवेश का दर्जा देना। तो ये दोनों नहीं थी, केवल 1 और 3 होगा यहाँ पर ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर हमको देखना है जोड़े के निम्नलिखित सेट को हमको सही से बताना है, सुमेलित करना है।
तो देख लेते हैं कौन सा होगा। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विलियम जोन्स अंग्रेजी मनु में मनु की विधि का इन्होंने अनुवाद किया, और जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि की व्याख्या की। और उसके बाद है एलेक्जेंडर कनिंघम, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की योजना से संबंधित हैं, और वॉल्टर इलियट जो है ये धारवाड़ क्षेत्र में शिलालेखों की प्रतिलिपि इन्होंने बनाने से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित एक नाटक है, और भारत माता की पेंटिंग जो है वो अभिनेंद्र नाथ टैगोर ने चित्रित की थी। यहाँ पर हमारे दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। तो ये नील दर्पण जो है किसका है, किसका नाटक है, इसको आप बताइएगा कमेंट कर अगर आपको पता है तो। और ये दोनों कथन यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण। देखिए, राजनीतिक कारण पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कंपनी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, 1856 का धार्मिक असमर्थता अधिनियम, और सिपाहियों को कम वेतन और उनकी खराब जो पूर्वेक्षण था वो। उसके बाद डलहौजी की राज्य हड़प नीति। तो राजनीतिक कारण है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर कूका आंदोलन, कूका आंदोलन का संबंध है पंजाब से, ऑप्शन ए। फिर आता है इनमें से कौन सा पुरुषों और उनके आंदोलनों का सही मेल नहीं है। तो ये करमशाह पागलपंथी बिल्कुल सही है। उसके बाद बख्शी जगबंधु विद्याधर पाइका विद्रोह, ये भी सही है। उसके बाद हादी शरीयतुल्लाह, ये देवबंद आंदोलन से संबंधित नहीं है। देवबंद आंदोलन से कौन संबंधित है, ये जो है हाजी शरीयतुल्लाह, इनका संबंध किससे है, फराजी आंदोलन से। ठीक है, और देवबंद आंदोलन का क्या आंसर होगा, इसका संबंध है मोहम्मद आबिद हुसैन से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया ये मेल नहीं खाता है, ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा वाइसरॉय था जिसने 1878 में रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। तो वो कौन था, वो थे लॉर्ड लिटन। ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। फिर इसमें कहा गया है कि कौन इंडियन एसोसिएशन से जुड़ा था। तो कौन जुड़ा हुआ था, वो थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। 1875 में दक्कन के जो दंगे हुए थे, इनके निशाने पर कौन थे, इनके निशाने पर थे साहूकार, ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर आता है कि सरोजनी नायडू कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो क्या ये सही है। उसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं। उसमें कहा गया है कि पूना समझौता में सांप्रदायिक योजना की तुलना में प्रांतीय विधानसभाओं में दबे हुए वर्गों की अधिक सीटें प्रदान की। उसके बाद तीसरा है कि धरसाना सत्याग्रह 1930 में औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक कर के विरोध में हुआ था। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही है, हमारे यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही होंगे, क्योंकि यहाँ पर पहली भारतीय महिला की बात हो रही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पहली महिला कौन सी थी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अब इसमें से हमें देखना है कौन सा कथन गलत है। तो जो कथन गलत है पहले पढ़ लेते हैं। भारत के लिए एक भारतीय गवर्नर जनरल वेवल योजना में प्रदान किए गए थे। तो हमारा पहला ही गलत हो गया है, क्योंकि भारतीय गवर्नर जनरल नहीं होना था, ये ब्रिटिश का गवर्नर जनरल होना था। और बाकी जो सही है उनको भी देख लेते हैं कि माउंटबेटन योजना में एक सीमा आयोग के गठन की सिफारिश की गई थी। राजगोपालाचारी सूत्र ने उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के लोगों द्वारा जनमत संग्रह द्वारा एक अलग संप्रभुता के गठन पर निर्णय लेने की सिफारिश की थी। और जो ब्रिटिश संसद थी, इसने भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया था, जो माउंटबेटन योजना पर आधारित था। तो ये सारे कथन हमारे सही हैं। फिर आता है जिमरमैन योजना, ये किससे जुड़ी हुई थी, ये जुड़ी हुई थी बर्लिन समिति से, ऑप्शन बी। फिर हम देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। पहले में कहा गया है विधानसभाएं प्रस्ताव जो पारित कर सकती थी, प्रश्न पूछ सकती थी, और बजट में अलग अलग मदों पर वो वोट भी कर सकती थी। और पहली बार एक भारतीय सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया गया था। और फिर कहा गया है कि मुसलमानों और ईसाइयों को अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर जो सही है वो हमारा ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि मुसलमानों को किया गया था, ईसाइयों को नहीं किया गया था यहाँ पर। ठीक है, इस प्रश्न में आते हैं। इसमें केरल के जो समाज सुधारक थे श्री नारायण गुरु, इन्होंने किसके खिलाफ आजीवन संघर्ष किया, इन्होंने उच्च जाति के वर्चस्व के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया था। फिर प्रश्न में दिया हुआ है कि भारत में लॉर्ड डलहौजी की अवधि के दौरान किसकी शुरुआत की गई थी। रेलवे की शुरुआत की गई थी, टेलीग्राफ की शुरुआत की गई थी, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। तो इन सभी की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है रिंग फेंस, यानी कि घेरे की नीति या बफर स्टेट की नीति। ये किसकी नीति थी, ये नीति थी वॉरेन हेस्टिंग्स की, ऑप्शन बी।
फिर आता है प्रश्न कि अलीगढ़ आंदोलन विशेष रूप से मुसलमानों की सामाजिक और शैक्षणिक उन्नति के लिए था। और उसके बाद कहा गया है स्व सम्मान आंदोलन ने द्रविड़ों के बीच विवाह के लिए ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों की वकालत की। और तीसरा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करना था। तो जो हमारे कथन सही है यहाँ पर वो 1 और 3 है, यानी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट हो जाएगा। ये जो स्व सम्मान आंदोलन था ये बेसिकली इन सब रीति रिवाजों के और ब्राह्मणवाद के विरुद्ध था, ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये अंग्रेजों द्वारा संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए नरमपंथियों ने लगातार अभियान चलाया था। तो इसमें से कौन से नरमपंथियों की मांगें थी, ऐसी कौन सी मांगें थी? तो पहला था अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय श्रमिकों के बेहतर उपचार की मांग, नागरिक अधिकारों की रक्षा जिसमें भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता शामिल हो। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये दोनों ही सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है 1850 की जो लेक्स लोकी अधिनियम था उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसके बारे में जो स्टेटमेंट सही है वो देख लेते हैं। ये हिंदू को पैतृक संपत्ति विरासत में देने का अधिकार प्रदान करता है जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हुआ हो। तो यहाँ पर ये कथन हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो जो नहीं कथन सही है उनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है 1882 की जो हंटर शिक्षा आयोग था इसकी सिफारिशों के संदर्भ में राज्य का विशेष ध्यान प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और उसके सुधार पर होना चाहिए। उसके बाद कहा गया है कि जो माध्यमिक शिक्षा थी इसको साहित्यिक और व्यावसायिक प्रभागों में बांट दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों कथन हंटर आयोग के संदर्भ में सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है महात्मा गांधी ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में कि तुरंत बाद एक आंदोलन की शुरुआत नहीं की थी, ऐसा इन्होंने क्यों किया था? तो इसके सारे कथन एक बार देख लेते हैं, सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले में कहा गया है उन्होंने कुछ और अन्य प्रमुख नेताओं को ने महसूस किया कि मित्र राष्ट्रों का उद्देश्य सही था और उनका मानना था कि देश में हिंदू मुस्लिम एकता का अभाव है। उन्होंने महसूस किया कि जनता उस समय संघर्ष के लिए तैयार नहीं थी, या फिर उनका मानना था कि अगस्त ऑफर सही है और अंग्रेज़ों द्वारा पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? मैं आपको दे रही हूँ 2 सेकेंड का समय, इसमें सोचिए कौन सा सही आंसर होना चाहिए हमारा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने और कुछ अन्य प्रमुख नेताओं ने ऐसा महसूस किया था कि जो मित्र राष्ट्र है उनका उद्देश्य सही है, इसीलिए इन्होंने तुरंत एक आंदोलन की शुरुआत नहीं की थी। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित कर लिया था और जो मुगल सम्राट थे मोहम्मद शाह, इनके ही शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था। और फिर अंतिम है कि हेक्टर मुनरो बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेनाओं का कमांडर था। यहाँ पर तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर इसमें बात की गई है एंग्लो मराठा युद्धों की, यानी आंग्ल मराठा युद्धों की बात की गई है और इसमें कहा गया है हार के लिए क्या कारण था जो जिम्मेदार था। वे नए क्षेत्र को जीतने में असमर्थ थे और उनके सरदारों में आपसी समझ की कमी थी। और फिर उसके बाद है कि वे अंग्रेज़ों की राजनीतिक और कूटनीतिक ताकत को सही से नहीं समझ पाए थे, उसको समझने में विफल रहे थे। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1950 में बंगाल के विभाजन के समय चरमपंथी प्रतिक्रिया के संदर्भ में। पहला कहा गया है सामूहिक रूप से सशक्तिकरण के शक्तिशाली तरीके के रूप में समिति या स्वयं सेवकों की भागीदारी का उद्भव हुआ था। और दूसरा है कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ स्वदेशी उद्यमों की स्थापना। ये दोनों ही ऑप्शन होंगे करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कौन ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय प्रेस के बारे में सही है। प्री सेंसरशिप जो थी भारत में उनके पूरे कार्यकाल में ब्रिटिश प्रेस नीति की प्रमुख विशेषताओं में से एक थी। और उसके बाद कहा गया लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस एक्ट 1799 की सेंसरशिप लागू की थी। और अंत में कहा गया है 1878 के जनभाषा प्रेस कानून और 1910 के भारतीय प्रेस कानून दोनों ने ही भारतीय प्रेस पर सुरक्षा राशि जमा करना अनिवार्य कर दिया था। देखिए यहाँ पर ये तीनों ही कथन हमारे सही होंगे, ऑप्शन जो है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रस्तावित भारतीय संघ में रियासतों को शामिल करना चाहा था, क्योंकि इसका रीज़न बताना है हमको। क्योंकि इसका रीज़न ये था कि वो राष्ट्रवादियों के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को संतुलित करने के लिए राजकुमारों का उपयोग करना चाहते थे, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला है जस्टिस पार्टी के संदर्भ में। ये गैर ब्राह्मण आंदोलन में इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसने मद्रास में पहली बार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा
शुरू की थी। ऑप्शन सी सही है। फिर आता है लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियात्मक जो प्रतिक्रियावादी नीति थी, इसके संबंध में उन्होंने कहा है, इसमें कहा गया है कि उन्होंने शस्त्र अधिनियम पारित किया जिसने भारतीयों को बिना लाइसेंस के बंदूक रखने से प्रतिबंधित कर दिया था, और जबकि यूरोपीय और एंग्लो इंडियन को इस अधिनियम से छूट दी गई थी। वहीं पर सिविल सेवा परीक्षा में उपस्थित होने वाले भारतीयों की जो आयु सीमा थी वो 21 से इन्होंने घटाकर 19 कर दी थी, और 1818 का जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम था इसको पारित किया गया था। तो यहाँ पर लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति में कौन से शामिल थे, तो इसको बताइए कौन सा आंसर होगा इसका करेक्ट। यहाँ पर ये तीनों ही शामिल थी, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर रॉलेट कानून, रॉलेट एक्ट के बारे में है, यहाँ पर कहा गया है इसके अंतर्गत बिना वारंट के गिरफ्तारी, बिना मुकदमे के अनिश्चितकालीन हिरासत और प्रेस पर कठोर नियंत्रण। तो यहाँ पर ये तीनों ही थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है कि इनमें से कौन सा कथन ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय स्वशासन के विकास से संबंधित है। तो विकेंद्रीकरण पर शाही आयोग जो था 1907 में, इसने ग्रामीण स्तर पर पंचायतों के महत्व को मान्यता दी थी, और भारत सरकार अधिनियम 1919 स्थानीय स्वशासन को एक प्रांतीय हस्तांतरित विषय के रूप में लाया था। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही होगा। देखिए यहाँ पर दोनों ही सही होंगे, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यहाँ पर सी होगा क्योंकि दोनों कथन सही है। अगला देखते हैं, अगस्त प्रस्ताव 1940 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कहा गया है कि इसने विश्व युद्ध के बाद संविधान तैयार करने के लिए एक प्रतिनिधि निकाय को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा था, और केंद्र में राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने की कांग्रेस की मांग को इन्होंने स्वीकार कर लिया था, और युद्ध सलाहकार परिषद स्थापित करने का भी इन्होंने आश्वासन दिया था। साथ ही जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी इसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाने का आश्वासन दिया था। तो जो गलत है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने की कोई भी मांग स्वीकार नहीं की थी। इसमें कहा गया है लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया था, और कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर एक संकल्प अपनाया था। यहाँ पर ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है प्रसिद्ध कनिंघम परिपत्र, इसका संबंध किससे है। इसका संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। देखिए इस प्रश्न में कहा गया है ब्रिटिश शिक्षा नीति के संदर्भ में कि लॉर्ड मैकॉले ने स्थानीय भाषाओं के माध्यम से गांव की शिक्षा का समर्थन किया था। वुड्स डिस्पैच ने अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के पक्ष में था ये, और जो सार्जेंट प्लान था इसका उद्देश्य इंग्लैंड के समान स्तर पर भारत में शिक्षा का निर्माण करना था। तो यहाँ पर जो हमारा कथन सही है वो हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर आते हैं हम 3 जून योजना के संदर्भ में कहा गया है कि भारत के विभाजन का जो सिद्धांत था ये ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था, और उत्तराधिकारी सरकारों को प्रभुत्व का दर्जा दिया गया, और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पर हमारे तीनों सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा फिर से। अगला है उपाधि और उनके मूल नाम से हमको देखना है कौन सा सही है। बेकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया, ये सुभाष चंद्र बोस, देशबंधु सीआर दास, और लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। फिर बंगाल का महाअकाल जो आया था 1943 में, इसको काफ़ी हद तक एक मानव निर्मित अकाल माना जाता है। तो इसका क्या कारण था। इसका कारण था कि जापानी आक्रमण के डर से सरकार ने बर्मा से आपूर्ति को रोक दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखते हैं, इसमें जिन्ना मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इन्होंने काफ़ी बाद में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य कौन से थे पता होगा आपको। और उसके बाद कहा गया है कि इसको कमेंट कर बताइएगा अगर आपको पता है तो। हरिजन सेवक संघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने 1932 में की थी। तो यहाँ पर हमारा ये कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन कौन सा है हमारा। देखिए इसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर ने नहीं की थी, इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, इसलिए कोई भी सही नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देसाई लियाकत संधि के संदर्भ में कहा गया है केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस और लीग द्वारा समान संख्या में व्यक्तियों को नामित किया जाएगा, और अल्पसंख्यकों के लिए 20% आरक्षित सीटें होंगी। तो यहाँ पर कौन सा होगा करेक्ट। ये दोनों करेक्ट हैं, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। फिर बात की गई है कि कौन सा वो वाइसरॉय थे जिनके कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। तो आसान सा प्रश्न है ये, वो थे लॉर्ड डफरिन। उसके बाद आता है कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना। तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। फिर है ब्रिटिश साम्राज्य अंतर तक सड़ा हुआ है, हर दिशा से भ्रष्ट है, घटिया है और अत्याचारी है। तो ये ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में किसने कहा था ऐसा।
ऐसा कहा गया था सिस्टर निवेदिता के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है कि पुराने के लिए नया दीपक नरमपंथियों की राजनीति की आलोचना करने वाले लेखों की एक श्रृंखला थी ये, और इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे अरबिंदो घोष। पुराने के लिए नया दीपक, ये नरमपंथियों की राजनीति की आलोचना करने वाले लेखों की श्रृंखला थी, ठीक है। फिर आता है 1905 के विभाजन विरोधी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें कहा गया है कि नरमपंथियों ने इसका समर्थन नहीं किया था और इसने कुछ पारंपरिक कारीगरों के शिल्प को पुनर्जीवित किया। और तीसरा कथन है कि इसमें आम जनता शामिल नहीं थी। तो कौन सा कथन हमारा सही होगा? इसमें होगा कि इसने कुछ पारंपरिक कारीगरों के शिल्प को पुनर्जीवित किया, ऑप्शन बी। फिर है सूरत के विभाजन के बाद कांग्रेस पर क्या हुआ था? चरमपंथियों के पास चली गई थी या नरमपंथियों के पास, या ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिए गए थे? तो ये भी एक आसान प्रश्न है, ये नरमपंथियों के नियंत्रण में रहा था, ठीक है। और उसके बाद आता है 1950 में बंगाल का विभाजन। इसको रद्द कब किया गया था? तो इसको रद्द किया गया था, ऑप्शंस आप देख लीजिए, मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ, आप ऑप्शंस देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को। जो रद्द किया गया था वो किया गया था 1911 में दिल्ली दरबार में राजा की उद्घोषणा के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से किनके द्वारा 1908 में मुजफ्फरपुर के अलोकप्रिय जो न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड, इनको जान से मारने का एक प्रयास किया गया था? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, बारिंद्र घोष, यहाँ पर या सत्येन सेन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 1 और 2 होगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अलीपुर बम मामले में अरबिंदो घोष का बचाव किसने किया था? ऑप्शंस दिए हुए हैं मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी या बीसी पाल। तो ये किया था चित्तरंजन दास ने, ठीक है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, अखबार और उसके प्रकाशक। भारतीय दर्पण, इसका क्या है? जेम्स अगस्टस बताया गया है। वॉइस ऑफ इंडिया शिशिर कुमार घोष, द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर और बंगाल गजट देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इसमें हमको बताना है कौन सा सही है, तो केवल तीसरा सही है, यानी कि द हिंदू जो है वो सुब्रमण्यम अय्यर का है, लेकिन बंगाल गजट देवेंद्र नाथ टैगोर का नहीं है, वॉइस ऑफ इंडिया भी नहीं है इनका, और भारतीय दर्पण भी नहीं है। तो इसके जो करेक्ट आंसर्स होंगे वो देख लेते हैं हम। इसके करेक्ट आंसर्स क्या होंगे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो थे, इन्होंने बंगाल गजट की शुरुआत की थी, और उसके बाद ये जो वॉइस ऑफ इंडिया है ये किसका है? ये है हमारे दादा भाई नारोजी का, और शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका शुरू की थी। और उसके बाद आता है एस.एन. सेन के द्वारा भारतीय दर्पण की शुरुआत की गई थी। भारतीय दर्पण किसने शुरू किया था? एस.एन. सेन ने। तो ये सारे पता चल गए हैं आपको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के संबंध में कौन सा कथन बताना है सही है? कहा गया है केंद्रीय विधानसभा में बम 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था, बिल्कुल सही है। और इसने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापक विवाद विधेयक जो था, और व्यापार विवाद विधेयक, इसको पारित करने के खिलाफ फेंका था, और बम ने पूरे विधानसभा भवन को तबाह कर दिया था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, केवल ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न में दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में कहा गया है, जिन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने ब्रिटिश द्वारा भारत के आर्थिक शोषण की व्याख्या किसमें की थी? ड्रेन थ्योरी में, जिसको इन्होंने सामने रखा था। और जो साथी भारतीय थे, इनके हितों को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी स्थापित की थी। तो ये गलत है, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश इंडिया नहीं, इन्होंने ईस्ट इंडिया सोसाइटी स्थापित की थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन स्थापित किया था बेसिकली, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और तीसरा है कि इन्होंने अन्य स्वशासी ब्रिटिश उपनिवेशों की तरह ही स्वशासन की भी मांग की थी। तो यहाँ पर पहला और तीसरा कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। 1857 का जो विद्रोह थे, इसकी विफलता के क्या कारण थे? कहा गया है ये एक सीमित क्षेत्रीय प्रसार था, और उसके बाद बड़े जमींदार और साहूकार जो थे इसमें शामिल नहीं हुए थे, और वास्तव में इन्होंने विद्रोह के खिलाफ काम किया था। वहीं पर जो भारतीय थे उनमें हिंदू मुस्लिम एकता का अभाव था, और विद्रोह का सबसे खराब संचालन और समन्वय की कमी थी। तो यहाँ पर जो हमारे कारण होंगे, यहाँ ऑप्शन ABCD होने चाहिए। कारण होगा 1, 2 और 4, क्योंकि इस समय पर हिंदू मुस्लिम एकता का कोई अभाव नहीं था। फिर आगे बढ़ते हैं। किस मुगल सम्राट को शाह बेखबर कहा जाता है? ये कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम को। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे देखते हैं। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन के संदर्भ में हमें कथन दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है कि अछूतों को सार्वजनिक टैंक में पानी का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए आंदोलन महाराष्ट्र में 1927 में शुरू किया गया था, और आंदोलन के नेता श्री नारायण गुरु थे।
तो हमारा कौन सा कथन यहाँ पर सही है? दूसरा सही है, पहला गलत होगा। यहाँ पर पहला इसलिए गलत है क्योंकि ये महाराष्ट्र का नहीं, ये केरल का आंदोलन था, ये केरल में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है 1915 से 17 की जो अवधि थी, इसके दौरान होम रूल लीग जो आंदोलन था, इसका सबसे बड़ा योगदान कौन सा था? तो कौन सा था, इसको जल्दी से आप स्टेटमेंट्स देख लीजिए। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस की निष्क्रियता के कारण जो उत्पन्न राजनीतिक शून्य था उसको भरा था। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें कहा गया यूरोप में जो 7 साल का युद्ध था, ये प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका तात्कालिक कारण था, और जो दूसरा युद्ध था इसमें उत्तराधिकार के ऑस्ट्रियाई युद्ध का रीजन बताया गया है। इसको जो उत्तराधिकार के लिए ऑस्ट्रियाई युद्ध था, इसी की वजह से दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। और तीसरा जो कर्नाटक युद्ध था, इसमें भारत में जो ब्रिटिशों के लिए फ्रांसीसी खतरे को समाप्त करना था। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, इसका संबंध था उत्तराधिकार के ऑस्ट्रियाई युद्ध से। ठीक है, और जो दूसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ था, इसका संबंध किससे था? इसका संबंध था जो हैदराबाद और जो निज़ाम के बीच में, कर्नाटक के निज़ाम के, हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में जो युद्ध चल रहा था, तो उसके कारण ये दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, ये मेन रीज़न था। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। 1922 में चौरी चौरा की घटना के संदर्भ में ये असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ, और ये घटना काफ़ी हद तक गांधीवादी दर्ज पर शांतिपूर्ण थी, और इस घटना के बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। तो पहला और तीसरा सही है। चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, तो ये शांतिपूर्ण हो ही नहीं सकती, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है दिल्ली प्रस्ताव के संदर्भ में कहा गया है कि मुस्लिम लीग द्वारा 4 प्रस्तावों को एक सेट, जिसे 1927 में कांग्रेस के मद्रास सत्र द्वारा स्वीकार किया गया था। ये 4 प्रस्तावों का एक सेट था दिल्ली प्रस्ताव। ये बिल्कुल सही है, यही था दिल्ली प्रस्ताव। तो ऑप्शन हम बाकी नहीं देख रहे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विधवा पुनर्विवाह के लिए हमें देखना है कि किस समाज सुधारक ने काम किया? आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो यहाँ पर इन चारों लोगों ने ही काम किया था विधवा पुनर्विवाह के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल के दौरान विभिन्न किसान आंदोलनों के संदर्भ में। पहले में कहा गया है कि बंगाल के बुद्धिजीवियों की जो भूमि थी, उस भूमिका जो थी वो नील विद्रोह की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। और उसके बाद कहा गया है कि बिजौलिया आंदोलन का प्राथमिक कारण बेगारी था। तो पहला कथन यहाँ पर हमारा सही होगा। जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाएगा। दूसरा इसलिए गलत होगा क्योंकि जो मेन कारण था बिजौलिया आंदोलन का, ये था करों में भिन्नता। ठीक है, जो पीजेंट्स, जो कृषक थे, किसान थे, उनके द्वारा जो कर दिए जा रहे थे उसमें भिन्नता थी। मतलब हुआ कि जो कर दिए जा रहे थे वो अलग अलग कर उनको देने पड़ते थे, जिनका भुगतान उनको किसानों को करना पड़ता था। ये कारण था, बेगारी कारण नहीं था, अलग अलग जो कर देने पड़ते थे वो कारण था। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर सही वो हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पहला कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष का चुनाव हारने के बाद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया गया था। तो इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था कांग्रेस से। ठीक है, उसके बाद कहा गया सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक और अखिल भारतीय अग्रगामी किसान सभा शुरू की थी। सही हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उसके बाद इनको कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था थोड़े समय के लिए। अगला प्रश्न है हमारा 1942 में क्रिप्स मिशन के संदर्भ में इसने एकल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा था, भारत को एक उपनिवेश का दर्जा दिया और पाकिस्तान के निर्माण का जिक्र किया। तो ऐसा नहीं किया था इन्होंने, केवल ऑप्शन ए होगा। फिर आता है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ये घटनाक्रम हुए हैं? वुड्स डिस्पैच, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, पहली टेलीग्राफ लाइन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो कौन से वो थे? वो थे लॉर्ड डलहौसी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह के बारे में। भारत में पहली बार गांधी जी ने असहयोग की तकनीक का इस्तेमाल किया था, और ये सत्याग्रह सूखे के मद्देनजर राजस्व की छूट की मांग के लिए था। तो यहाँ पर ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, चंपारण जो आंदोलन था इसमें सबसे पहली बार महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन था इनका, ना कि ये, इसमें इन्होंने असहयोग की तकनीकी का प्रयोग किया था। और उसके बाद दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि इस आंदोलन में का जो उद्देश्य था ये यूरोपीय बागान के किसानों के बीच जागृति पैदा करना था, और उन्हें नील की खेती का जो उचित और मानवीय मूल्य था उसको दिलाना था। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा।
फिर अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि पूर्ण स्वतंत्रता और ये सब जो दिया हुआ है ये नेहरू रिपोर्ट में शामिल थे कि नहीं। कौन सा शामिल था? पूर्ण स्वतंत्रता, पृथक निर्वाचक मंडल, भाषाई प्रांत, मौलिक अधिकार, धर्म से राज्य का पूर्ण विघटन। तो इसमें कौन से शामिल थे? 3, 4 और 5 ये शामिल थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे इनके संबंध में कौन सा कथन सही है? कहा गया है विलियम वेडरबर्न जो थे ये इसके पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, और जो पहले सत्र की अध्यक्षता कलकत्ता में दादा भाई नारोजी ने की थी। तो यहाँ पर भी हमारे दोनों ही कथन गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि जो पहला हमारा वो थे जॉर्ज यूले। ठीक है। और पहला इन्होंने जो सत्र था उसकी अध्यक्षता की गई थी WC बैनर्जी के द्वारा, ना कि दादा भाई नारोजी के द्वारा। अगला देख लेते हैं। भारतीय राज्यों पर नियंत्रण के राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने भरोसा किया किस पर? सहायक संधि, एकमुश्त युद्ध, व्यापक का सिद्धांत, पिछले शासकों के क्षेत्र की मान्यता। तो यहाँ पर क्या सही होगा हमारा? 1, 2 और 4। सहायक संधि पर, एकमुश्त युद्ध पर और पिछले शासकों के क्षेत्र की मान्यता को ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं पूना संधि के संदर्भ में कहा गया है कि ये शोषित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल बनाने की बात करता है। सिखों और भारतीय ईसाइयों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलता है इसके द्वारा। यह शोषित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या लगभग दोगुनी करता है। तो यहाँ पर हमारा यही सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया है। ये आखिरी में कहा गया है शोषित वर्गों की जो सीटें थी उनके लिए उम्मीदवारों को कांग्रेस द्वारा शोषित वर्ग फेडरेशन के परामर्श से चुना जाएगा। तो ऐसा गलत है। फिर कहा गया है व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसकी पेशकश सबसे पहले किसने की थी? तो इसकी पेशकश सबसे पहले की थी विनोबा भावे ने, और दूसरे वो कौन थे जिन्होंने इसको किया था? वो थे जवाहरलाल नेहरू। फिर बात कर इस क्वेश्चन में की गई है कि 1942 में ब्रिटिश सरकार ने जो स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन था इसको भारत क्यों भेजा था? तो इसको आप देख लीजिए इसके स्टेटमेंट्स और फिर आंसर देख लीजिए इसका क्या होगा। मैं आपको एक सेकंड का टाइम देती हूँ। इसमें जो आंसर होगा वो होगा युद्ध के प्रयास में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए, इसलिए भेजा था। ठीक है। फिर आता है हमारा अगला प्रश्न। इसमें कहा गया है क्रिप्स मिशन के साथ बातचीत करने के लिए आधिकारिक जो कांग्रेस के वार्ताकार थे वो कौन थे? तो कौन कौन थे वो? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, JB कृपलानी और राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी होगा। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आधिकारिक कांग्रेस के वार्ताकार थे। फिर 98वें प्रश्न में आ गए हैं हम। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों बनाया था? तो ऐसे काफ़ी रीजंस वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, क्योंकि गांधी और उनके समर्थकों के विरोध के कारण उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था, इसलिए इन्होंने बनाया था फॉरवर्ड। अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था इन्होंने, कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया था। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फिर आता है भारतीय राष्ट्रीय सेना के एक महिला मंडल का नाम इनके नाम पर रखा गया था। तो वो कौन सा था? वो था रानी झांसी। ठीक है। जो भारतीय राष्ट्रीय सेना थी उसमें INA में रानी झांसी रेजिमेंट था। उसके बाद आया है अंतिम प्रश्न कि 1945 में वो कौन सा वायसराय था जिसने शिमला सम्मेलन आयोजित किया था? तो वो लॉर्ड वेवल थे। ये ईयर इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ जाता है। तो शिमला समझौता जो शिमला सम्मेलन हुआ था वो 1945 में हुआ था और इसका आयोजन लॉर्ड वेवल के द्वारा किया गया था। इसके साथ हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।